हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग कैपिटल। एसएससी जेई का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पर हम आपको डेली के 25 क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे और मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये आप वीडियो की तरह ना देखें, इसको आप एक टेस्ट की तरह लें, सीरियसली बिल्कुल जैसे आप टेस्ट देते हैं वैसे दें। साथ में आप अपने एक कॉपी और पेन रखिए। हर क्वेश्चन के बाद मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूंगा ताकि आप क्वेश्चन को पढ़कर आप अपना ऑप्शन चूज़ करके उसको लिख सकें। अगर आप सही आंसर देते हैं तो आप अपने आप को 1 मार्क अलॉट कीजिए और अगर आप गलत मार्क्स देते हैं तो आप अपने आप को माइनस का 0.25 मार्क्स दीजिए। जब हमारा वीडियो खत्म हो जाएगा तो उसके बाद आप अपने मार्क्स को कैलकुलेट करिएगा, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। आप अपनी गलतियों को एनालाइज करिएगा कि कौन सी गलतियाँ हुई हैं आपसे, कौन से क्वेश्चन आप पे नहीं बने, उन चीज़ों को भी देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। मिनिमम पिच ऑफ रिवेट शेल नॉट बी लेस देन। बहुत ही सिंपल सा आईएएस कोड से रिलेटेड क्वेश्चन है, स्टील से रिलेटेड क्वेश्चन है ये वाला। मैं चाहूँ तो आपको इसका क्लॉज बता सकता हूँ, लेकिन क्लॉज याद करने से बेटर है कि ये बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसे आप डायरेक्टली याद कर लीजिए। तो मिनिमम पिच ऑफ रिवेट शेल नॉट बी लेस देन बोल रहा है। ऑप्शन ए है 1.5D, ऑप्शन बी है 2D, ऑप्शन सी है 2.5D और ऑप्शन डी है 3D। ठीक है, आप जो भी, अगर आपको कुछ भी लग रहा है इसमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है, आप उसको लिखिए ज़रूर से। ठीक है, इसका जो सही आंसर है दैट इज़ सी 2.5D। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई एक्सप्लेनेशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, स्लेंडरनेस ऑफ ब्रेसिंग मेंबर शेल नॉट एक्सीड। ऑप्शन ए है 200, ऑप्शन बी है 180, ऑप्शन सी इज़ 120 एंड ऑप्शन डी इज़ 150। आप चूज़ करिए इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। अगेन ये आईएएस कोड से रिलेटेड है, आप अपना आंसर लिखिए अपनी कॉपी में। इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो सही आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी 120 इज़ द राइट आंसर। आपका स्लेंडरनेस ऑफ ब्रेसिंग मेंबर शेल नॉट एक्सीड 120 इन एनी केस। ठीक है, अगेन सिंपल आईएएस कोड से, कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एन आइडियल पेवमेंट इज कंस्ट्रक्टेड विथ। ऑप्शन ए इज ब्रिक्स, ऑप्शन बी इज हार्ड सॉइल, ऑप्शन सी इज कॉन्क्रीट एंड ऑप्शन डी इज टार। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जनरल, इसके लिए तो पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी बता सकता है। आइडियल पेवमेंट हमारा जो होता है वो आपका कॉन्क्रीट का होता है, तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। ठीक है, आप लिखते जाइए, जो जो आपने सही करे हैं उसके लिए 1 मार्क्स अलॉट करिए और जो भी क्वेश्चन आप गलत करते हैं उसके लिए माइनस का 0.25 मार्क्स करिए। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, हम बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस को देख रहे हैं। आगे की जो हमारे सेट्स आएंगे उसमें मैं आपके लिए टफ क्वेश्चन लेके आऊँगा। अभी हमारे 5 से 6 सेट में मैं कोशिश करूँगा कि आपके जो सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल जो थोड़े से कन्फ्यूजिंग हो सकते हैं लेकिन बिल्कुल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो उन क्वेश्चंस को हम करेंगे 4 से 5 सेट तक। उसके बाद धीरे धीरे करके मैं आपका लेवल्स बढ़ाऊंगा, क्योंकि अब हमारा कंपटीशन बढ़ रहा है, क्वेश्चन एग्जाम का भी लेवल बढ़ने वाला है, तो हमें प्रीवियस ईयर पेपर पर हम पूरी तरह से डिपेंड नहीं कर सकते। पर वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं वो फिर से रिपीट हो जाते हैं, है ना, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो चुका है। क्वेश्चन 4, along the horizontal curve if centrifugal force exceeds lateral friction vehicle may, option A is skid, option B is slip, option C is not be affected and option D is none of the above। क्वेश्चन बोल रहा है आपसे कि हॉरिजॉन्टल कर्व के अलॉन्ग दी हॉरिजॉन्टल कर्व अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है फ्रिक्शन से, लेटरल फ्रिक्शन से बढ़ जाता है तो व्हीकल क्या होगा। आपके पास सामने ऑप्शन है, आप चूज़ करिए उसमें से। आई होप आपने अपना आंसर लिख लिया होगा। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए स्किड। जब हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, आपका कर्व इस तरह से, आपका हॉरिजॉन्टल कर्व्स हैं, आपका व्हीकल जब इस तरफ ट्रैवल कर रहा होता है तो जो बाहर की तरफ फोर्स एक्ट करता है दैट इज़ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो आपसे क्या बोल रहा है कि अगर लेटरल फ्रिक्शन से ज़्यादा हो जाए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो आपका जो व्हीकल होगा वो क्या करेगा। ठीक है, तो यहाँ लेटरल फ्रिक्शन अगर कम है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा है तो आपकी जो व्हीकल यहाँ पर थी वो आपकी स्किड होकर इस तरफ, इस डायरेक्शन में चली जाएगी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए स्किड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5,
द वीविंग लेंथ ऑफ अ रोड इज द डिस्टेंस। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, डेफिनेशन है ये तो। ऑप्शन ए इज ट्वाइस द विड्थ ऑफ नैरोएस्ट रेडियल रोड, ऑप्शन बी इज विड्थ ऑफ वाइडेस्ट रोड, ऑप्शन सी इज इक्वल टू हाफ सर्कमफ्रेंस एंड ऑप्शन डी इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द रोटरी। आराम से आप क्वेश्चन के ऑप्शंस को पढ़िए और अपना आंसर चूज करिए। देखिए क्वेश्चन ज़रूर सिंपल है, पर इसका अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन आप गलत कर देंगे। ठीक है, तो जो भी आपने ऑप्शन चूज़ किया है उसको आप अपनी कॉपी में लिखिएगा। इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ट्वाइस द विड्थ ऑफ नैरोएस्ट रेडियल रोड। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इन ब्रिक मैसनरी स्ट्रेचेस इज, ऑप्शन ए इज द शॉर्टर फेस ऑफ द ब्रिक, ऑप्शन बी इज द लॉन्गर फेस ऑफ द ब्रिक, ऑप्शन सी इज द लोअर फेस ऑफ द ब्रिक व्हेन लेड फ्लैट एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए सबसे पहले ऑल ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता क्योंकि एक में होगा कोई सा, तो आप ए बी सी में से चूज़ करना है आपको। तो आप ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए स्ट्रेचेस क्या होते हैं। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है जो एसएससी में पूछा जाता है, पर कई बार जल्दी जल्दी में गड़बड़ हो जाता है, इसलिए मैंने इन क्वेश्चंस को चूज़ किया यहाँ पर। आप जो भी ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं उसको आप अपनी कॉपी में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, तो स्ट्रेचेस होते हैं वो क्या होते हैं, इसका जो सही आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। जो आपका लॉन्गर फेस ऑफ द ब्रेक है उसको हम स्ट्रेचेस बोलते हैं, जो इस तरीके का होता है कुछ इस तरीके का, और जो शॉर्टर फेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हेडर। ये हमारा हेडर होता है। ठीक है, तो जो सही आंसर है दैट इज़ बी। अगर ये क्वेश्चन आपका गलत हो गया है तो अपने आप को 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग दीजिएंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड नॉट बी लेस देन, ऑप्शन ए इज 10 न्यूटन पर mm², ऑप्शन बी इज 7.5 न्यूटन पर mm², ऑप्शन सी इज 15 न्यूटन पर mm² एंड ऑप्शन डी इज 9 न्यूटन पर mm²। देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट होता है, पर साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि इसमें ऑप्शंस और भी होते हैं। जैसे अभी आपसे बोला है फर्स्ट क्लास ब्रेक, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा वो बोलेगा सेकंड क्लास ब्रेक, तो इस तरह से कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ये ध्यान रखिए, इस तरह के क्वेश्चन को आपको किस तरीके से ध्यान रखना है। पहली तो चीज़ आपको ये देखनी है कि आपसे पूछा क्या है, फर्स्ट क्लास ब्रेक के बारे में पूछा है, तो फर्स्ट क्लास ब्रेक का आंसर देना है। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको वैल्यूज़ का ध्यान रखना है। तीसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो यूनिट का ध्यान रखना है कि आपकी किस तरह की यूनिट दी हुई है। तो यहाँ पर देखिए न्यूटन पर mm² में यूनिट दी हुई है, तो इनका हमें ध्यान रखना है कि इन चीज़ों में आपका आंसर जो है वो वेरी कर सकता है। ठीक है, तो अभी जो ऑप्शन दिए हैं वो सारे न्यूटन पर mm² में दिए हैं, तो आप इसमें से एक आंसर को चूज़ करिए। आराम से देख लीजिए ऑप्शंस को, क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए, उसके बाद चूज़ करिएगा, है ना। जल्दीबाजी नहीं करना, क्योंकि ये जितने भी इसके ऑप्शन दिए हैं ये सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्वेश्चन के आंसर हैं, पर इस क्वेश्चन का कहीं क्या आंसर है वो आपको चूज़ करना है। जैसे 7.5 है वो भी आपको एक क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, 15 भी मिलेगा, तो इस तरह से आपके आंसर सारे हैं, पर फर्स्ट क्लास ब्रेक के लिए कौन सा आंसर है वो आपको चूज़ करना है। इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप कि आप लोगों ने ये क्वेश्चन सही किया हो, पर अगर गलत भी किया है तो देखिए इस क्वेश्चन को आप मार्क करके रखिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है और ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी है। ठीक है, कई लोगों का ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 जो है टिम्बर से आया है। देखिए टिम्बर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्डिंग मटेरियल का पार्ट है, उसके डिफेक्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको डिफेक्ट्स पढ़ने हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है कप is a defect in timber indicated by, option A is the curvature formed in the direction of length of timber, option B is curvature formed in the transverse direction of the length of timber, option C is uneven shrinkage and option D is a crack which separate fibers of wood। ठीक है, इसमें से आपको ऑप्शन चूज़ करना है। आप क्वेश्चन को और ऑप्शंस को आराम से पढ़ लीजिए, क्योंकि ए और बी ऑप्शन दिख रहे हैं सेम पर हैं अलग अलग। एक बोल रहा है इन द डायरेक्शन और दूसरा बोल रहा है इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन। ठीक है, कप डिफेक्ट के बारे में बात करा।
आप जो भी आंसर चूज़ कर रहे हैं उसे आप अपनी कॉपी में ज़रूर लिखिएगा, ताकि लास्ट में जाकर आप इवेल्यूएट कर सकें कि आप किस क्वेश्चन को सही कर रहे हैं, किस क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं। क्योंकि मैं आपको गारंटी से ये कह सकता हूँ कि ये जो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें अगर आपने गलती रोक दी तो आपके मार्क्स 100% बढ़ेंगे। क्योंकि यही क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमें लगता है कि यार ये क्वेश्चन तो बन जाएंगे और ये पेपर में जाकर गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए जल्दी से। आप चाहे तो कमेंट सेक्शन में भी लिख के बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, द कर्वेचर फॉर्म्ड इन द ट्रांसवर्स डायरेक्शन ऑफ लेंथ ऑफ द टिम्बर। ठीक है, तो ऑप्शन बी है। जिनका सही हो गया वो 1 मार्क दीजिए, जिनका गलत हो गया तो माइनस का 0.25 मार्क्स। और साथ ही साथ इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट मार्क करिए, डिफेक्ट्स ऑफ टिम्बर है, तो जितने भी डिफेक्ट ऑफ टिम्बर हैं उन सारे क्वेश्चंस को आपको देखना है। अभी आपसे कब पूछा है, हो सकता है आगे आपका ड्राई रॉड पूछ ले या कुछ और इस तरह के डिफेक्ट्स पूछ लें। ठीक है, तो आप ये जो आपके डिफेक्ट्स हैं उसको आप इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। द हीटिंग ऑफ लाइम स्टोन टू रेडनेस इन कॉन्टैक्ट विथ एयर इज नोन एज। ऑप्शन ए इज स्लेकिंग, ऑप्शन बी इज सेटिंग, ऑप्शन सी इज कैल्सिनेशन एंड ऑप्शन डी इज प्लेसेबिलिटी। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिंपल है, इसलिए बच्चे इसको थोड़ा अवॉइड कर देते हैं कि यार हाँ हम तो कर ही लेंगे ये, पर एग्जाम में जाकर गड़बड़ कराते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, आप लाइमस्टोन को जब हीट करते हैं रेडनेस की तरफ तो उसको हम क्या बोलते हैं। इसका सही जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, कैल्सिनेशन। ठीक है, दूसरा एक और वर्ड आ रहा है यहाँ पर, स्लेकिंग। स्लेकिंग क्या होता है, जब आप लाइमस्टोन में आप वाटर को ऐड करते हैं तो दैट इज प्रोसेस इज कॉल्ड द स्लेकिंग। ठीक है, तो दो ही चीज़ें इधर इंपॉर्टेंट हैं जो थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी क्रिएट कर देती हैं। तो आपको याद रखना है कि कैल्सिनेशन क्या होता है, जब आप लाइमस्टोन को रेडनेस तक हीट करते हैं, और स्लीकिंग होता है जब आप लाइमस्टोन में आप वाटर को मिलाते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको ऑप्शंस बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी जो आपका लेवल है उसमें आपको जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है वो पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे तो मैं आपको हर क्वेश्चन के साथ में जो ऑप्शंस डालूंगा उनके बारे में भी हम डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, पर फिलहाल के लिए आपको ये करना है कि जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिटिकल पाथ इज, ऑप्शन ए इज शॉर्टेस्ट पाथ टाइम वाइज, ऑप्शन बी इज लॉन्गेस्ट पाथ टाइम वाइज, ऑप्शन सी इज पाथ कंटेनिंग लार्ज नंबर ऑफ एक्टिविटीज एंड ऑप्शन डी इज पाथ कंटेनिंग लार्ज नंबर ऑफ इवेंट्स। बताइए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्रिटिकल पाथ। देखिए, ये तो आपका थियोरेटिकल क्वेश्चन आ गया। हो सकता है अब जो एसएससी का पेपर होगा उसमें आपको वो न्यूमेरिकल बना कर दे दे और आपको एक नेटवर्क बना के दे देगा और आपसे पूछेगा क्रिटिकल पाथ क्या है, तो आपको जो उनके टाइमिंग्स दिए होंगे उनको ऐड करना है। और अगर आपको ये पता होगा क्रिटिकल पाथ होता क्या है तो आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज़ आपको करने का तरीका तो पता चल जाएगा पर आप उसका आंसर सही से नहीं मार्क कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको पता होना ज़रूरी है कि क्रिटिकल पाथ क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, क्रिटिकल पाथ इज, इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, लॉन्गेस्ट पाथ जो होता है वो आपका क्रिटिकल पाथ कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द प्रोसेस ऑफ incorporating changes and rescheduling or replanning is called. Option A is resource allocation, option B is इसके ऑप्शंस सारे आपके एक तरह से सेम हो चुके हैं। इसमें हम तो इसमें मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ कौन से हैं। पहला है रिसोर्स एलोकेशन, दूसरा है रिसोर्स स्मूथनिंग, रिसोर्स स्मूथिंग। राइट, ऑप्शन सी जो है दैट इज रिसोर्स लेवलिंग। ठीक है, और ऑप्शन डी जो है दैट इज अपडेटिंग। ठीक है, तो इसमें से आपको चूज़ करना है। देखिए, इन चारों पे रिसोर्स एलोकेशन, स्मूथिंग और लेवलिंग और अपडेटिंग, इन चारों पे क्वेश्चंस बनते हैं, चारों के अलग अलग क्वेश्चन होते हैं। तो इस 11th क्वेश्चन को भी आप इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे और इससे रिलेटेड आप थ्योरी को जाकर पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आपको इन तीनों में से, इस चारों ऑप्शन में से एक क्वेश्चन को आंसर चूज़ करना है। तो ये क्या बोल रहा है, द प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग चेंजेस एंड रीशेड्यूलिंग और रीप्लानिंग इज कॉल्ड। अगर चेंजेस को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं यानी कि आप क्या कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, अपडेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12,
अब ये न्यूमेरिकल आ गया, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है, पर एक्चुअली क्या है, अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तब आप कर पाएंगे। क्या बोल रहा है, गिवन दैट बेस पीरियड इज 100 days एंड द ड्यूटी ऑफ द कैनाल इज 1000 हेक्टेयर पर क्यूमेक्स, द डेप्थ ऑफ वाटर विल बी। ऑप्शन ए इज 0.864, option B is 8.64 and option C is 86.4 and option D is 864 सेंटीमीटर्स में दी हुई हैं ये सारी वैल्यूज़। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, जो हमें फॉर्मूला बेसिकली पता है वो काय में होता है। पहले आप अपने हिसाब से इसको सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ, और आप अपना आंसर रेडी रखिएगा, उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। थोड़ा मैं वीडियो को रुका हुआ हूँ, आप इसको सॉल्व करिए, आप चाहे तो पॉज कर सकते हैं। आई होप आप लोगों के आंसर आ गए होंगे। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो ड्यूटी का फॉर्मूला होता है, D इज इक्वल टू क्या होता है आपका 8.64 B अपॉन डेल्टा, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है। ठीक है, पर यहाँ पे हमें ये ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो डेल्टा है दैट इज़ इन मीटर्स। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, जो आपके आंसर्स दिए हुए हैं वो आपके सेंटीमीटर्स में आ रहे हैं। ठीक है, तो हमें डेल्टा ही निकालना है। आपसे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपको बेस पीरियड दिया है B और आपको जो डेल्टा दिया है वो दिया है कितना, डेल्टा हमें निकालना है, और आपको ड्यूटी जो दी है वो दी है 1000 हेक्टेयर पर क्यूमेक्स। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए जब सेंटीमीटर में होता है तो हमारा क्या फॉर्मूला हो जाता है, D इज इक्वल टू 864 B अपॉन डेल्टा, इस तरीके से। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है डेल्टा निकालने को। ठीक है, तो डेल्टा को आप इस तरफ कर दीजिए, B की वैल्यू आप रख दीजिए कितनी है 100, और आपकी ड्यूटी की वैल्यू कितनी है 1000, तो इसको आप कैंसिल आउट कर लीजिए, तो आपको डायरेक्टली इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये क्योंकि यूनिट अलग थी इसलिए हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया, अगर मीटर होती तो 8.64 वाला हम इसमें फॉर्मूला लगाते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर C 86.4। ठीक है, बहुत ही सिंपल था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, तो SSC JEE में आपको फॉर्मूलेज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको आप याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेन हाइटोग्राफ इज, ऑप्शन इज कर्व शोइंग इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल विथ टाइम, ऑप्शन बी कर्व शोइंग रेनफॉल विथ टाइम, ऑप्शन सी इज curve showing mean rainfall depth with area, and option D is curve showing intensity of rainfall with area। ठीक है, ऑप्शन इन्होंने थोड़े से सिमिलर कर दिए हैं, तो आराम से ऑप्शंस को पढ़िए और अपना ऑप्शन चूज़ करिए और आप अपनी कॉपी में उसको लिखिए। रेन हाइटोग्राफ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या होता है रेन हाइटोग्राफ, हमारा क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल विथ टाइम का जो ग्राफ होता है, इस तरीके से हमारा जो ग्राफ होता है, यहाँ पर आपका टाइम होता है, यहाँ पर आपकी इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल होती है, और इस तरीके का हमारा जो भी ग्राफ बनता है उसको हम बोलते हैं क्या, हाइटोग्राफ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो इसका जो सही आंसर है 13 का आंसर मैं बता दूँ, ऑप्शन नंबर ए है इसका सही आंसर। ठीक है, अगर आपने सही किया है तो 1 मार्क दीजिए, गलत किया है तो माइनस का 0.25। और रेन हाइटोग्राफ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप मार्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रबी क्रॉप। ये एक्चुअली में क्या है, जीएस का पोर्शन में भी इस तरह का क्वेश्चन आता है और आपकी इरिगेशन से आ गया है ये क्वेश्चन। तो रबी क्रॉप पूछा है, तो रबी क्रॉप आपको चूज़ करनी है। ऑप्शन क्या है, ए इज़ वीट, बी इज़ राइस, सी इज़ शुगरकेन एंड डी इज़ गार्डन क्रॉप्स। देखिए बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, पर 99% बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं क्योंकि रिवाइज करके नहीं जाते। रबी की जगह पे आप खारिफ का चूज़ कर लेते हैं, खारिफ की जगह पे रबी को चूज़ कर लेते हैं। तो रिवाइज करके ज़रूर जाइए, तभी आपके आंसर जो हैं सही होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है रबी क्रॉप, तो रबी क्रॉप का क्या होगा सही आंसर, दैट इज़ वीट, जो कि आपका विंटर्स में लगाया जाता है। तो 14 का जो सही आंसर है दैट इज़ ए। आई नो ये बहुत लोगों ने गलत किया होगा, तो जिसने गलत किया है वो अपने आप को नेगेटिव मार्किंग देगा 0.25 मार्क्स का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। द यूनिट हाइड्रोग्राफ इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन ऑफ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके गेट और आईएएस में भी आता है। ठीक है, तो अभी मैंने इस जो सेट में क्वेश्चंस लिए हैं ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैं हर क्वेश्चंस को आपको बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान रखिएगा
ये रिपीटेड क्वेश्चन हैं ये सारे। तो ऑप्शंस हैं इसके ए नॉन लीनियर रिस्पॉन्स एंड टाइम इनवेरिएंस, ऑप्शन बी इज लीनियर रिस्पॉन्स एंड नॉन लीनियर टाइम वेरिएंस, ऑप्शन सी इज लीनियर रिस्पॉन्स एंड टाइम इनवेरिएंस, ऑप्शन डी इज नॉन लीनियर रिस्पॉन्स एंड नॉन लीनियर टाइम इनवेरिएंस। इस तरह के क्वेश्चन को जब आप जल्दी में रहते हैं तो ये क्वेश्चन गलत होने के चांसेस हैं। तो आराम से देखिएगा क्योंकि ऑप्शन बहुत बिल्कुल सिमिलर टाइप के हैं। तो क्या होता है हमारा यूनिट हाइड्रोग्राफ का अजम्पशन क्या होता है, हमारा लीनियर रिस्पॉन्स होता है और टाइम इनवेरिएंस होता है। ठीक है, तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लीनियर रिस्पॉन्स एंड टाइम इनवेरिएंस। ठीक है, थोड़ा सा ऑप्शंस पर ध्यान देने की ज़रूरत है इस तरह के क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कंसिस्टेंसी ऑफ रिकॉर्ड इज रिकॉर्ड ऑफ रेन गेज स्टेशन इज चेक्ड बाय। ठीक है, कंसिस्टेंसी किससे चेक करी जाती है, किस तरह किस मेथड से चेक करी जाती है। ऑप्शन है ए नॉर्मल रेशो मेथड, ऑप्शन बी इज डबल मास कर्व, ऑप्शन सी इज रैशनल मेथड एंड ऑप्शन डी इज एरिया वेलोसिटी मेथड। ठीक है, तो हमें पता है इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, डबल मास कर्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ट्रांसपिरेशन इज अ प्रोसेस बाय विच, ऑप्शन ए प्लांट ट्रांसफर्स वाटर फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर, ऑप्शन बी प्लांट एब्जॉर्ब्स वाटर थ्रू इट्स रूट्स, ऑप्शन सी प्लांट एक्सक्लूड्स द ट्रेवल ऑफ पार्टिकल थ्रू इट, ऑप्शन डी प्लांट डिसिपिएट वाटर वेपर इनटू एटमॉस्फेयर। ठीक है, हमें ट्रांसपिरेशन बताना है कि क्या होता है, बेसिक डेफिनेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को आराम से पढ़िए और डिसाइड करिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 17, ये हमारा थोड़ा सा ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, प्लांट डिसिपेट्स वाटर वेपर इनटू द एटमॉस्फेयर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। अगर आपका आंसर सही हो जा रहा है तो बार बार मैं बोल रहा हूँ 1 मार्क्स, और गलत हो रहा है तो माइनस का 0.25, और आप अपने आंसर लिखते जाइए ताकि आपको टेस्ट खत्म हो जाने के बाद एक एग्जैक्ट आपको एवेल्यूशन पता चले कि आपका अभी का लेवल कहाँ है और आपको इम्प्रूवमेंट कहाँ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थीसन पॉलीगॉन मेथड इज यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ, ऑप्शन ए इज एवोपोट्रांसपिरेशन, ऑप्शन बी इज सीपेज लॉस, ऑप्शन सी इज प्रेसिपिटेशन एंड ऑप्शन डी इज इंटेंसिटी ऑफ फ्लड। देखिए बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, नाम आ रहे हैं, फैक्ट आ रहे हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो थीसन पॉलीगॉन मेथड होता है वो काय के लिए होता है, पहले आप चूज़ करिए अपना एक कोई ऑप्शन और उसको लिखिए। तो थीसन पॉलीगॉन मेथड जो होता है वो होता है आपके प्रेसिपिटेशन के लिए, प्रेसिपिटेशन को मेजर करने के लिए मेथड यूज़ होता है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लाइसीमीटर इज यूज टू मेजर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपको गेट और आईएएस में भी कई बार मिलता है, तो इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मार्क करिए। लाइसीमीटर किसके लिए यूज़ होता है, तो ऑप्शन ए इज इन्फिल्ट्रेशन, ऑप्शन बी इज एवोपोरेशन, ऑप्शन सी इज एवोपोट्रांसपिरेशन एंड ऑप्शन डी इज वेपर प्रेशर। ठीक है, तो इसमें से आपको एक चीज़ चूज़ करनी है। आई नो कि इसमें बहुत बच्चे गलती करेंगे, तो जो भी है आप लोग को जो भी लगता है उस ऑप्शन को आप लिखिए ताकि आपको पता चले कि इस क्वेश्चन को आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। जितने सिंपल क्वेश्चन होते हैं उनमें गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, एसएससी जेईई के में स्पेशली। क्वेश्चन नंबर जो 19 है उसका आंसर बताइए, लाइसीमीटर किसके लिए यूज़ होता है। ठीक है, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा, क्योंकि देखिए अभी लिखा नहीं होगा तो आप अपना आंसर चेंज कर सकते हैं, पर अगर लिख लिया है तो आंसर चेंज नहीं कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही आंसर है। लाइसीमीटर जो है एवोपोट्रांसपिरेशन के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 बोल रहा है लेसीस रेजाइम विड्थ ऑफ एलुवियल रिवर इज। अगेन बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए इज W इज इक्वल टू 4.75 Q टू द पावर 1/2, ऑप्शन बी इज W इज इक्वल टू 4.75 इंटू Q, ऑप्शन सी इज W इज इक्वल टू 2.74 Q एंड ऑप्शन डी इज W इज इक्वल टू 2.75 Q की पावर 1/2। बताइए इसका आंसर। अब देखिए इन्होंने ऑप्शन बहुत ज़्यादा सेम रख दिए हैं, तो जल्दीबाजी में ये क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस ज़्यादा हैं।
तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आप लिखिए ताकि आप बाद में अपना आंसर को चेंज ना कर पाएँ। ठीक है, आई होप आप लोगों ने इसका आंसर लिख लिया होगा। अगर जिसने नहीं लिखा है तो वो इसके आंसर को लिखिए। ठीक है, तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ। इसका जो आंसर है दैट इज़ W = 4.75Q to the power 1/2। ठीक है, तो ए जो है इसका सही आंसर है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, अ सुपर पैसेजेस, अगेन वेरी रिपीटेड क्वेश्चन है ना। आपको सुपर पैसेज, एक्वाडक्ट, इस तरह के क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, तो इसको भी आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट में मार्क करेंगे। ऑप्शन ए है व्हेन कैनाल इज पासिंग ओवर द ड्रेनेज। ऑप्शन बी इज व्हेन कैनाल इज पासिंग बिलो द ड्रेनेज। ऑप्शन सी इज व्हेन ड्रेन इज पासिंग ओवर द कैनाल एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो डी ऑप्शन तो होने वाला नहीं है, कुछ एक होगा। ठीक है, ए बी सी में से हमें इसमें से चूज़ करना है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आप आराम से ऑप्शंस को पढ़िए और फिर डिसाइड करिए कि क्या आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है 21 का बता रहा है, वो बोल रहा है व्हेन ड्रेन इज पासिंग ओवर द कैनाल। ऑप्शन बी बोल रहा है व्हेन कैनाल इज पासिंग बिलो द ड्रेनेज। ऑप्शन ए बोल रहा है व्हेन कैनाल इज पासिंग ओवर द ड्रेनेज। इसमें से आपको चूज़ करना है कौन सा सुपर पैसेज होता है। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, व्हेन कैनाल इज पासिंग बिलो द ड्रेनेज, उसको हम बोलते हैं सुपर पैसेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द स्ट्रक्चर बिल्ट एट द हेड ऑफ वाटर कोर्स सो एज टू कनेक्ट इट विथ अ माइनर और अ डिस्ट्रीब्यूटेड चैनल इज नोन एज। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पढ़ाई की जरूरत नहीं है, इसको बता सकते हैं बिना पढ़े भी। ऑप्शन ए इज कैनाल मॉड्यूल, ऑप्शन बी इज कैनाल एस्केप, ऑप्शन सी इज फ्लूम एंड ऑप्शन डी इज मीटरिंग फ्लूम। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ समझाने की ऐसी ज़रूरत है नहीं इसमें। तो 22 का आंसर आप चूज़ करिए, क्या होगा इसमें। ठीक है, कुछ तो आप नाम से ही बता सकते हैं, जैसे कैनाल एस्केप है, तो कैनाल एस्केप का मतलब क्या है कि आपका जो वाटर है वो एस्केप कर रहा है कैनाल से, तो इस तरह का कोई स्ट्रक्चर होगा। पर आपसे अभी क्या बोला है, स्ट्रक्चर एट द हेड ऑफ वाटर कोर्स सो एज टू कनेक्टेड विद अ माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल। ठीक है, हेड से लेकर डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल को जोड़ने वाला स्ट्रक्चर जो है उसको हम क्या बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, कैनाल मॉड्यूल बोलते हैं इसे हम, जो आपके डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल को जोड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि आपने अगर अभी तक आंसर नहीं लिखे हैं तो आप आंसर ज़रूर लिखिए, ताकि आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि आपका लेवल अभी कहाँ पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। बहुत ही सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है। द मैक्सिमम स्ट्रेन इन कॉन्क्रीट एट द आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर इन बेंडिंग इज टेकन एज। आरसीसी का बेसिक अजम्पशन है, ये हर एक बच्चे को पता ही होना चाहिए। ऑप्शन ए इज़ 0.0035, ऑप्शन बी इज़ 0.002, ऑप्शन सी इज़ 0.0025 एंड ऑप्शन बी इज़ 0.003। मैक्सिमम स्ट्रेन की बात कर रहे हैं कंक्रीट में। साथ ही साथ मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, ये बेंडिंग में बोल रहा है, तो बेंडिंग में जो है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर आपसे बोलेगा कि एक्सियल में होगा तो उसमें आ जाता है क्या, कितना, ऑप्शन नंबर बी आ जाता है। पर आपसे बेंडिंग में बोल रहा है तो दैट इज़ 0.0035। इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बेंडिंग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, द डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस इन अ कॉन्क्रीट मे बी टेकन एज। ठीक है, क्वेश्चन 24 एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। द डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट मे बी टेकन एज। ऑप्शन ए इज़ 0.67 FCK, ऑप्शन बी इज़ 0.45 FCK, ऑप्शन सी इज़ 0.87 FCK एंड ऑप्शन डी इज़ 0.55 FCK। देखिए नॉर्मली ज़्यादातर बच्चे क्या सोचते हैं, कॉन्क्रीट में जो स्ट्रेस होती है वो कितनी होती है, 0.36 FCK जनरली यूज़ करते हैं। पर ये तो क्या होता है, ये आपका एक पूरा स्ट्रेस का जो ब्लॉक बनता है पैराबोलिक और रेक्टेंगुलर, उसका जो टोटल आती है वो वैल्यू आती है। ठीक है, ये आपकी डिज़ाइन स्ट्रेस नहीं होती है। ठीक है, डिज़ाइन स्ट्रेस कैसे निकालते हैं, आप FCK को, आप क्या करते हैं, FCK को पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी से पहले डिवाइड करते हैं, तो ये आपकी FCK जो है वो लैब में मिलती है। 1.15 से आप जब डिवाइड करते हैं तो आपकी क्या मिलती है, फील्ड की वैल्यू मिलती है। और इसको अगेन आप जब एक बार और 1.5 से डिवाइड करते हैं तो जो आपको वैल्यू मिलती है दैट इज़ 0.45
FCK। ये जो 0.45 FCK है ये आपकी डिज़ाइन स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, डिज़ाइन स्ट्रेस होती है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, द रेशियो ऑफ अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अ अनडिस्टर्ब सैंपल ऑफ सॉइल टू दैट ऑफ अ रिमोल्डेड सैंपल एट द सेम वाटर कंटेंट इज। डायरेक्ट डेफिनेशन है। ऑप्शन ए इज एक्टिविटी, ऑप्शन बी इज डैम्पिंग, ऑप्शन सी इज प्लास्टिसिटी एंड ऑप्शन डी इज सेंसिटिविटी। चूज़ करिए, क्वेश्चन को आराम से पढ़ लीजिए। डायरेक्ट, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, डेफिनेशन पे बेस्ड है। बोल रहा है क्या, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की अनडिस्टर्ब सैंपल और रिमोल्डेड के जो रेशो होगा उसको आप क्या बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, उसका जो सही आंसर है आप लिखिए, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, सेंसिटिविटी। जो इसका सही आंसर है। सेंसिटिविटी क्या होता है, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपका क्या अनडिस्टर्ब केस में है, डिवाइडेड बाय आपका क्या बोल रहा है, रिमोल्डेड केस में, UCS ऑफ रिमोल्डेड केस में। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेंसिटिविटी, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सॉइल मैकेनिक्स से बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ रहे हैं। तो आपने देखिए इस तरह से, देखिए यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेशन ख़त्म होता है। अब आपका काम ये है कि आपने जो भी ऑप्शंस लिखे हैं, जो आपने सही करे हैं, जो गलत करे हैं, उसको आप काउंट करिए और आप अपने आप को 25 में से मार्क्स दीजिए कि कितने आपके मार्क्स आ रहे हैं। नेगेटिव मार्किंग को ज़रूर देखिएगा कि किस क्वेश्चन को आपने गलत किया है। जो क्वेश्चन आपसे गलत हुए हैं आप उन क्वेश्चन को वापस जाइए, उन क्वेश्चन को आप पढ़िए, उसमें देखिए कि आपका गलत क्यों हुआ। क्या ऐसा हुआ है कि आपने ए लगाना था और बी लिख दिया है, धोखे से गड़बड़ हो गया? क्या ऐसा हुआ है कि आपको पता ही नहीं था? या फिर ऐसा है कि आपने बिल्कुल वाइल्ड गैस मार दिया है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपके जो मार्क्स हैं वो इम्प्रूव होने लगेंगे, ठीक है। आपको देखिए, ध्यान रखिए, 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है टेक्निकल का अकेला, और 100 मार्क्स आपके नॉन टेक्निकल वाले हैं। तो 100 टेक्निकल में अगर आप 70 से ऊपर मार्क्स नहीं लेके आएंगे तो कोई चांस नहीं है। और 70 के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपका टाइम के साथ कंपटीशन है। जो SSC का एग्ज़ाम है 2 आवर्स में आपको 2 आवर्स में 200 क्वेश्चंस करने हैं। तो आपको क्या है, नॉलेज तो चाहिए लेकिन स्पीड भी चाहिए और एक्यूरेसी भी चाहिए। इन 2 चीज़ों की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और दोस्तों को बताइए कि प्रैक्टिस सेट चालू हो गया है, वो भी आकर ज्वाइन करें इसको। चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।